नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हम 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और पिछले 7 साल में कई गलतियां हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा भी किया और अब वो समय आ गया है कि नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर ये जो हमने 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया था, ये जो बागवानी मॉडल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको हम एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। हमारा 12 एकड़ का खेत है, तो करीब अभी जो मेरा प्लान है कि 2023 में ये जो मॉनसून में करीब 7 से 8 एकड़ में हम बागवानी को आगे बढ़ाएं। बिकॉज आने वाले समय में जो मैंने महसूस किया है कि इस साल जैसे जो रबी की फसल थी, गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। बिन मौसम बरसात ने, ओलों ने, आंधी तूफान ने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे पूरे एरिया में किया है। और मैं सभी किसान साथियों को ये एडवाइस देना चाहूँगा, ये सलाह देना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन के 30 से 40% हिस्से में आप बागवानी करें। शुरू में ज़रूर मेहनत लगती है, शुरू के 3-4 साल हो सकता है कि आपको उतना क्योंकि शुरू के 3-4 साल जब आपको उत्पादन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो एक इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं वो नहीं मिलती। लेकिन उस दशा में भी आप इंटरक्रॉपिंग में भी आपकी जो मौसमी फसलें हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा, जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 से 8 एकड़ में हम बागवानी प्लान कर रहे हैं। कई लोगों ने पूछा था कि ये जो सुभाष पालेकर जी का बागवानी मॉडल है, क्या इसको बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर करना चाहिए? देखिए, ये मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड एक मार्केट अवेलेबल है आपके खेत के पास में, तो आप ये मॉडल करें। क्योंकि अगर आपके पास वो मार्केट अवेलेबल नहीं है आपके खेत पर, आपके आसपास, तो उत्पादों को बेचने में काफ़ी समस्या आती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास मार्केट अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो कोशिश करें कि आप वॉल्यूम पर जाएं, यानी कि आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि आप जब उसको ट्रांसपोर्ट करें तो वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है और जो आपका उत्पादन जितना ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके जेब पर भारी ना पड़े। तो हमारी अभी कोशिश ये है कि ये जो 7-8 एकड़ में हम जो अभी ऑर्चर्ड प्लांट कर रहे हैं, इसमें स्टैंड अलोन डेडिकेटेड प्लॉट होंगे अलग अलग फसल के। यानी कि अगर मैं अमरूद अपनी मुख्य क्रॉप चुन रहा हूँ तो उस 1 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ अमरूद होगा, इसके अलावा हम कोई अंतर्वर्ती फसल नहीं लेंगे। हाँ, हो सकता है कि इसमें हम मोरिंगा एज ए बायोमास के लिए हम इसमें लें। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बिल्कुल नहीं लेने की सोच रहे हैं, वो अगर हमको मिलता है तो हमारे लिए बोनस है। लेकिन जैसे इस मॉडल में आपने देखा था कि हमने इसमें नींबू भी लगाया, इसमें हमने सीताफल भी लगाया, अरहर लगाया, वो हम सब नहीं करने वाले हैं। बिकॉज आने वाले समय में आपको जब वॉल्यूम पे काम करना है, आपका उत्पादन बढ़ाना है, तो पौधों की संख्या उतनी ज़्यादा होनी चाहिए और कैनोपी मैनेजमेंट में भी आसानी रहती है, वाटर मैनेजमेंट में भी आसानी रहती है। हो सकता है कि शुरू के 2 साल जब अमरूद छोटे हैं तो मैं उसमें पपीता ले सकता हूँ एज एन इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि वो 2 साल बाद उस पपीते की फसल ख़त्म हो जाएगी और हम उसको खेत से निकाल देंगे। इसके अलावा अमरूद के अलावा प्लानिंग ये है कि कुछ एरिया में हम 1 एकड़ में आम भी लगा सकते हैं, कुछ में हम नींबू लगाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ में कटहल लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ में मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक, सहजन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो फ्यूचर प्लान ये है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंडिया में प्राकृतिक खेती द्वारा उगाए गए पौधे यानी नर्सरी बहुत कम है। मुझे जानकारी नहीं है कि है कि नहीं, बट जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने अभी तक जाना है, प्राकृतिक विधि से उगाई हुई नर्सरी अभी इंडिया में नहीं है। तो कोशिश ये है कि हम मदर प्लांट पे काम करें और नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर अमरूद, आम, मोरिंगा, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उसकी हम नर्सरी तैयार करें और किसान साथियों तक पहुंचा सकें। ऐसे किसान साथी जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं भविष्य में और अपने खेत पर रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा अरहर का भी एक मॉडल हम लगाने की सोच रहे हैं, जिसमें बहुवार्षिक तुअर होगी, बहुवार्षिक अरहर, क्योंकि कई साथियों की डिमांड आती है कि उनको अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है।
उसी तरीके से मोरिंगा यानी सहजन का बीज भी किसान साथियों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो छोटे छोटे प्लॉट्स में, एक एक दो दो एकड़ के प्लॉट्स में हमारी कोशिश ये है कि हर तरह की फसल हमारे खेत पर रहे, ताकि हम एक फसल पर डिपेंड ना करें। समय समय पर हर मौसम में हमको अलग अलग फसल मिलती रहे, ताकि इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें, हम जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ इनकम आपकी हर महीने हर मौसम में आपकी होनी चाहिए। तो अमरूद अगर हमको ठंड में इनकम दे रहा है, तो आम हमको गर्मियों में दे सकता है। बरसात में अगर आप चाहें तो जामुन लगा सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। सो ये कुछ प्लानिंग है। अभी तो एक ड्राफ्ट हमने तैयार किया है, और कुछ कुछ लोकल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए जो चैलेंजेस है, जो परेशानियां हैं, आगे जाके क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि शुरुआत में गोबर, क्योंकि 2-3 साल बाद अगर आप कुछ ना भी दें पौधों में तो चल जाएगा। जैसे मेरे पीछे आप जो ऑर्चर्ड देख रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से हमने इसमें कोई भी इनपुट नहीं दिया है, ना घन जीवामृत ना जीवामृत, और बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। बट हो सकता है कि हम जब नया प्लांटेशन करें तो शुरू के 6 महीने या 1 साल हमको थोड़ा सा इनपुट उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नो टिलिंग पर जाना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पौधे छोटे रहेंगे, खरपतवार अगर उसी हाइट पर रहेगी तो रूट जोन उन दोनों का सिमिलर हो जाएगा, तो हमको शुरुआती दौर में खरपतवार निकालनी पड़ेगी। और अगर आप जब ये वीडिंग आप कर रहे हैं, जब आप टिलिंग कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन भी आपको पौधों को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट कोशिश हमारी यही है कि जितने 7-8 एकड़ हम ये आगे प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय पे ये पूरा नो टिलिंग फार्म होगा। नो टिल फार्म पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको लेके जाएं। जिस तरह से ऑर्चर्ड हम नो टिल पे हैं पिछले 2 साल से, कोशिश हमारी वही है कि पूरे 12 एकड़ को हम नो टिल फार्मिंग पर हम लेके जाएं, ताकि जिस तरह का एक सस्टेनेबल मॉडल हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की हम जब बात करते हैं, वो मॉडल मैं यहाँ अपने खेत पर एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, स्थापित करना चाहता हूँ। तो आने वाले समय में जब भी इस ऑर्चर्ड को हम एक्सपैंड करेंगे, किस तरह से हमने मार्किंग करी, किस तरह से हमने गड्ढे किए, किस तरह से हमने पौधों को लगाया, किस तरह से हम नर्सरी से पौधे लेके आए, कौन से वैरायटी हमने चूज़ की, किन बातों का हमने ध्यान रखा जब हमने प्लांटेशन किया। कोशिश करूंगा कि इस पूरे विषय पर सीरीज, एक मैं कंप्लीट सीरीज बनाऊं। जिस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग आपने देखा होगा, आकाश चौरसिया जी का जो मॉडल मैंने लगाया था, उस मॉडल में मैंने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे क्या क्या चीज़ें मैंने की, और आखिर तक जो उसका आउटपुट था उसके ऊपर मैंने जो कंप्लीट सीरीज बनाई थी, उसी तरीके से मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि जब इस तरह का ऑर्चर्ड में आगे अपने खेत पर एक्सपैंड करूं, बढ़ाऊं, तो उस तरह का एक सीरीज में आप तक लेके आऊं। जब ये मैंने 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया था तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो उस कारण से इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, और क्योंकि उस समय मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं इसमें। और मैं चाहूँ तो आज भी 5 लेयर ऑर्चर्ड को एक्सपैंड कर सकता हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिर क्या होता है कि आप जब इतनी सारी फसल एक साथ लगाते हैं तो वॉल्यूम उतना नहीं आ पाता है, और बेचने में समस्या आती है। जैसे अभी आप देखिए, पिछली बार मेरे अमरूद में बहुत अच्छा प्रोडक्शन था, लेकिन अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद भी वॉल्यूम उतना नहीं था कि मैं इसको दूर ट्रांसपोर्ट तक लेके जा पाऊँ। तो हुआ ये कि हमने कुछ अपने परिवार में इसको खाया, कुछ दोस्तों में हमने इसको बांटा। तो कुल मिला के उसका जो एक इकोनॉमिकल वाइबिलिटी है, जो एक हम प्रॉफिट की बात करते हैं, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा कि ये 5 लेयर मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम अल्टीमेटली हम कोशिश हमारी है कि हम इससे इनकम जनरेट करें, कुछ प्रॉफिट जनरेट करें। तो इसलिए स्टैंड अलोन क्रॉप पर मैं जाना चाह रहा हूँ। उसमें भी हम कुछ सिम्बायोटिक क्रॉप्स बिल्कुल रखेंगे, जैसे मैंने बताया मोरिंगा में लगा सकता हूँ, बीच में हम पपाया लगाएंगे, और हो सकता है कि ऐसे ग्रीन मैन्योरिंग के तौर पर हम उसमें लोबिया, बरबटी, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं ग्रीन कवर के लिए, वो हम लगा सकते हैं। तो जो भी होगा मैं आप तक लेके ज़रूर आऊँगा। ये अभी एक इनिशियल ड्राफ्ट है और प्लानिंग तो ऐसी है, लेकिन आगे जाके किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है इस पूरे प्लान का, वो देखने की बात होगी। तो जो भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा, और आपको हृदय से धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगा कि पिछले इतने सालों में, 3 सालों में आपने जिस तरह से मुझे प्यार दिया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच। कोशिश बस मेरी यही है कि मैं अपने चैनल पर जो भी सच है, जो भी हकीकत है, वो दिखाऊं। अगर मुझे लॉस होता है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या क्या मुझे लॉसेस हुए हैं या क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं। जो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है मेरे खेत की, मैं वही आप तक लेके आता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखकर
प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं या मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो अपने खेत पर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप तक सही जानकारी लेके आऊँ। सो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।